अब आगे हम देखेंगे कि किडनी बनी किससे होती है। तो इसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन होती है। किससे मिलकर बनी होती है? नेफ्रॉन से मिलकर बनती है। और लगभग हमारी किडनी में कितने होते हैं? 10 से 12 लाख। लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन से मिलकर के क्या होती है? हमारी किडनी वृक्क यानी कि गुर्दे बने होते हैं। किससे? लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और प्रत्येक नेफ्रॉन लगभग क्या होते हैं? एक कुंडलित संरचना होती है। एक नलिकी के रूप में यानी नलिका के रूप में एक कुंडलित संरचना होती है, जिससे मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। देखो, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिका के रूप में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। जैसे किसी भी चीज के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके विषय में जान रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजी। जैसे जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करने क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहा जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार आप लोग व्हाट्सएप के बारे में अध्ययन करेंगे तो व्हाट्सएपोलॉजी हो गया। चैटिंग के बारे में पढ़ेंगे तो चैटिंगोलॉजी हो गया। इंस्टाग्राम आप लोग बहुत ज्यादा स्क्रॉल करते हैं ना, तो रील स्क्रॉलोलॉजी से। ठीक उसी प्रकार हम अभी किडनी के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में अध्ययन करेंगे, नेफ्रोलॉजी। आप लोग तो पता नहीं कितने लॉजी जानते होंगे, तो अभी हम तो यही नेफ्रोलॉजी पे ही अटके हुए हैं। तो वृक्क क्या होता है? 2 भागों से मिलकर बनता है। एक होता है कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। जो कॉर्टेक्स होता है वो कैसा होता है? बाहरी भाग होता है। और मेडुला आंतरिक भाग होता है। वृक्क कैसा होता है? सेम के बीज का आकार का होता है। सेम तो देखे ही होंगे आप लोग, सेम खाए भी होंगे, देखने की बात ही अलग है। तो ये सेम के बीज के आकार का कुछ इस तरह से होता है। इतना नोट करिए, इसके बाद इसका चित्र बनाते हैं। इसकी शॉट लीजिए। जो वृक्क होता है कैसे रहता है? सेम के बीज का आकार का, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से सेम का बीज का आकार होता है। इसके ऊपर एक, अभी हमने बताया कि एक परत होती है जिसको, जो इसको क्या करती है? आवृत करती है। यहाँ पे परत इसको क्यों आवृत करती है? क्योंकि ये इसकी बाहरी आघातों से सुरक्षा हो सके। और इसकी परत को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम नामक की परत होती है जो इसे क्या करेगी? आवृत करती है, इसको आवरण प्रदान करती है। और ये किससे मिलकर बना होता है? 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसके इस बाहरी वाले भाग को क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कहेंगे। और इसके आंतरिक भाग को मेडुला। मेडुला कौन सा भाग है? आंतरिक भाग। और कॉर्टेक्स बाहरी भाग है। और इसके ऊपर में एक ग्रंथि होती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इसका बहुत ज्यादा काम रहता है। जितने भी हार्मोन होते हैं उनका नियंत्रण कौन करती है? अधिवृक्क ग्रंथि, हार्मोनल नियंत्रण। ठीक है। तो कॉर्टेक्स क्या होता है? जो रक्त को पंप करता है, यानी कि उसको हमारे खून को साफ कौन करता है? किडनी करती है। तो किडनी में खून कहाँ पे साफ होता है? कॉर्टेक्स वाले भाग में। कॉर्टेक्स वाले भाग में क्या होता है? रक्त का फिल्टर। रक्त का फिल्टर कहाँ पे होता है? कॉर्टेक्स वाले भाग में होता है। ये कॉर्टेक्स क्या करेगा? रक्त को फिल्टर करके किसको दे देता है? मेडुला को दे देता है। ठीक है। क्या करेगा? हमारे खून को साफ करेगा, उसमें से आवश्यक चीजों को निकालेगा, अनावश्यक चीजों को निकालेगा, दोनों को अलग कर देगा। और क्या करेगा? अलग करके उसको साफ करके किसको दे देता है? मेडुला को, यानी कि मेडुला वाले भाग में दे देता है। और कॉर्टेक्स किससे बना होता है? नेफ्रॉन से। ठीक है। नेफ्रॉन से, इसका निर्माण किससे होगा? नेफ्रॉन से होता है। और इतना नोट करिए, इसके आगे चलते हैं।
आप लोगों के मन में डाउट आता होगा कि रक्त को पंप कौन करता है, रक्त को फिल्टर कौन करता है। तो रक्त को जो पंप करता है, यानी कि पंप यानी कि उसको एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना, आदान प्रदान मान सकते हैं। तो रक्त को पंप करने का कार्य हृदय का होता है, लेकिन रक्त को क्या करते हैं, साफ करना, छानना, छानने का काम किसका होता है, किडनी का होता है। और रक्त को शुद्ध करना, तीन चीजें होती हैं, रक्त को छानना, पंप करना और शुद्ध करना। तो बहुत डाउट आता है बच्चों में तीनों चीज में कि अलग अलग तीनों के अंग भी होते हैं, अलग अलग कार्य करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रक्त को शुद्ध, जो रक्त को शुद्ध करता है कौन करता है, फेफड़ा करता है। फेफड़ा क्या करेगा, रक्त को शुद्ध करने का कार्य करेगा। और रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है, हृदय। हृदय क्या करेगा, रक्त को पंप करेगा, लेकिन रक्त को फिल्टर यानी कि छानना, निस्यंदन बोल सकते हैं। रक्त को फिल्टर फिल्टर करने का कार्य कौन करता है, हमारी किडनी करती है। ये डाउट आप लोग के क्लियर कर लीजिए, बहुत सारे डाउट आते रहते हैं। ऐसा होता है ना कि जैसे कल एग्जाम है, आज सारा रट के पढ़ के चले गए और मान लो वहां पे क्वेश्चन आ गया कि रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है, तो किडनी लिख के चले आए या फिर फेफड़ा लिख के चले आए। इसलिए ये डाउट हमेशा बना रहता है बच्चों के दिमाग में, तो क्लियर कर लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं। किडनी क्या करेगी, रक्त का फिल्टर करेगी, रक्त को फिल्टर करती है, या फिर लिख देंगे रक्त का फिल्टर करती है। रक्त का फिल्टर करती है, रक्त का फिल्टर करके क्या करती है, मूत्र निर्माण करती है, मूत्र का निर्माण करती है। जानेंगे कि रक्त को फिल्टर करके मूत्र का निर्माण कैसे करती है। रक्त को फिल्टर करेगी, उसमें से जो आवश्यक चीजें रहेंगी उसको निकाल लेगी, जो भी अनावश्यक चीजें रहेंगी उसे निकाल लेगी। तो जो आवश्यक चीजें रहती है जैसे प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गए, इन सब चीजों को क्या करेगी, ब्लड में भेज देती है, रक्त में पुनः भेज देगी। लेकिन जो उससे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे यूरिया हो गया या NaCl हो गया, इन सब पदार्थों को क्या करती है, मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि मूत्र किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। इतना मूत्र में क्या होगा, NaCl होगा, ग्लूकोज होगा, कुछ आयंस होंगे और यूरिन होता है। इन सब चीजों से मिलकर क्या बनता है, मूत्र का निर्माण होता है। NaCl होगा, ग्लूकोज होगा, कुछ आयंस होंगे जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्या होगा, यूरिन होगा। इन सारे चीज मिलकर क्या बनाते हैं, मूत्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे नेफ्रॉन की संरचना। डायग्राम आप लोग साथ साथ बना लीजिए।
ये पूरा किसका डायग्राम है? नेफ्रॉन की संरचना। इस तरह से नेफ्रॉन यानी कि इस तरह से क्या होते हैं, हमारे किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले यहाँ पे एक कोशिकाओं का जाल रहता है, इसे जाल जैसी संरचना होती है जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। केशिका गुच्छ। और इस वाली संरचना को क्या बोलेंगे? बोमिन संपुट। और ये जो कुंडलित है, नलिकी संरचना कुंडलित है, इसे बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी शॉर्ट में पीसीटी बोलेंगे। और इसका नाम क्या होगा? समीपस्थ संवलित नलिका। और ये जो आकार की संरचना होती है इसे बोलते हैं हेनिले लूप। और एक कुंडलित नलिका को जो संग्रह नलिका से जुड़ी हुई होती है इसे दूरस्थ संवलित नलिका कहेंगे। और इसे संग्रहण नलिका, संग्रहण नलिका। ये पूरी क्या है? वृक्क की नेफ्रॉन की संरचना है पूरा। ठीक है, डायग्राम नोट करिए। फिर इसके एक एक अंक के बारे में, एक एक भागों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये केशिका गुच्छ होता है यही क्या करता है? खून को साफ करने का कार्य करेगा। ठीक है, केशिका गुच्छ क्या करेगा? खून को साफ कर देगा। खून को साफ करके कहाँ पे भेज देता है? बोमिन संपुट में भेज देगा। ठीक है, इतना नोट करिए। इसके बाद आगे तो नेफ्रॉन की संरचना के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हम एक एक करके पढ़ेंगे उसकी संरचना कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या था? केशिका गुच्छ था। केशिका गुच्छ किससे बनी होती है? बोमिन संपुट वाले भाग में। यानी कि बोमिन संपुट वाले भाग में इस तरह से बोमिन संपुट था हमारा, कुछ इस तरह से। तो बोमिन संपुट वाले भाग में क्या होता है? अपवाही धमनिका और अभिवाही धमनिका दोनों का क्या होता है? एक गुच्छ बनाते हैं, एक जाल जैसी संरचना बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ कहते हैं। अपवाही धमनिका यानी कि यहाँ से एक अपवाही धमनिका निकलती है, एक अविवाही धमनिका निकलती है। ठीक है, अपवाही धमनिका क्या करती है? ब्लड को नेफ्रॉन में लेके आती है, यानी कि किडनी में लेके आती है। और जो अपवाही धमनिका होती है क्या करती है? रक्त को बाहर ले जाती है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में क्या होता है? अशुद्ध यानी कि गंदा खून कौन लेके आता है? सीवा के द्वारा आता है ना। और साफ खून किसके द्वारा जाता है? धमनी के द्वारा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो अभिवाही धमनिका होती है एक खून को कहाँ पे लेके आती है? इस केशिका गुच्छ में लेके आएगी। ठीक है, और अपवाही धमनिका क्या करती है? खून को लेके जाती है। देखो, अभिवाही ले आती है, अपवाही ले जाती है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के बोमिन संपुट वाले भाग में अभिवाही तथा अपवाही धमनिका एक जालनुमा संरचना बनाती है। एक ऐसे जाल जैसे संरचना बना लेती है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ कहते हैं। ठीक है, और एक बात और, रक्त सबसे पहले कोशिका गुच्छ द्वारा ही छाना जाता है। यानी कि जब हम रक्त को छानते हैं सबसे पहले कहाँ पे छाना जाता है? केशिका गुच्छ द्वारा। यानी इसके फिल्ट्रेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले केशिका गुच्छ के द्वारा होती है। ठीक है, इतना नोट करिए। इसके आगे बताते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अगली संरचना हमारी क्या थी? बोमिन संपुट। बोमिन संपुट। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। बोमिन संपुट क्या होता है? एक प्याले
नुमा, प्याले नुमा यानी कि जैसे चाय के कप का प्याला होता है, ठीक उसी प्रकार की एक संरचना है। प्याले नुमा एक संरचना संरचना होती है जो चपटी कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है। बोमिन संपुट क्या होता है? एक प्याले नुमा संरचना होती है और वो चपटी कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, प्याले नुमा यानी कि चाय का कप कुछ इस तरह से रहता है ना, इसका चाय की प्याली, तो इसी में क्या होता है वैसे, तो ठीक इसी प्रकार क्या होता है हमारा बोमिन संपुट होता है। जैसे चाय की प्याली हम लोग कप को रखते हैं ना, ठीक इसी प्रकार इसमें क्या पाया जाएगा कि इसका गुच्छ पाया जाता है। ठीक है, आगे इसके कार्य के बारे में देखेंगे, ये क्या कार्य करेगा। इसमें क्या होगा, केशिका गुच्छ, यानी केशिका गुच्छ के द्वारा जो भी रक्त छाना हुआ रहता है वो कहाँ पे आके इकट्ठा होता है? बोमिन संपुट में आके इकट्ठा होता है। द्वारा छाना रक्त यहाँ इकट्ठा होता है। केशिका गुच्छ के द्वारा छना हुआ रक्त यहाँ पे क्या होता है? इकट्ठा होता है। ठीक है, तो हम चित्र के माध्यम से समझेंगे इस तरह से। बोमिन संपुट है, यहाँ पे केशिका गुच्छ, ठीक, एक केशिका गुच्छ क्या करेगी? रक्त को छानेगी, फिर छाने के बाद जो भी आवश्यक पदार्थ और अनावश्यक पदार्थ आके यहाँ पे बोमिन संपुट में क्या होता है? इकट्ठा हो जाएगा। केशिका गुच्छ ये नहीं देखेगी कि कौन अच्छा आ रहा है कौन खराब आ रहा है हमारे लिए, बस देखेगी कि जैसे केशिका गुच्छ ब्लड को देखी, तो उसको ब्लड में जितने भी पदार्थ मिले उसको लगे कि सारे के सारे खराब है, तो क्या करेगी? वो सबको छान देती है। तो बोमिन संपुट उसको क्या करेगा? अलग करने का कार्य करेगा, यानी कि जो आवश्यक है उसको अलग कर देगा, जो अनावश्यक है उसको अलग कर देगा। ठीक है, तो आवश्यक चीजों को क्या करती है? अपवाही धमनिका के द्वारा पुनः से ब्लड में भेज देगी, और जो अनावश्यक चीज रहेगी उसको आगे भेज देती है। ठीक है, तो इतना नोट करिए, इसके आगे चले। आई होप हो गया होगा। अगली संरचना क्या थी? पीसीटी। पीसीटी को और क्या कहते हैं? समीपस्थ संवलित नलिका। समीपस्थ संवलित नलिका। ठीक है, देखिए एक क्या होगी? बोमेन, बहुत रॉन्ग हो रहा है, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट की ओर विस्तारित कुंडलित नलिकीय संरचना है। क्या होती है? बोमेन संपुट की ओर विस्तारित कुंडलित नलिकीय संरचना होती है। कुछ इस तरह से नलिकी, यानी कि नलिका के आकार कुछ इस तरह से कुंडलित संरचना में होती थी कि नहीं होती थी? ठीक इसी प्रकार से इसको इतना नोट करिए, फिर आगे चलें। ठीक,
अब इसके कार्य के बारे में जानेंगे। इसको रख कर दे तब। और विस्तारित कुंडलित नलिकी संरचना होती है। कुछ इस तरह से नलिकी यानी कि नलिका के आकार कुछ इस तरह से कुंडलित संरचना होती थी कि नहीं होती थी, ठीक इसी प्रकार से। इसको रख, इतना नोट करिए फिर आगे चलें। ठीक, अब इसके कार्य के बारे में जानेंगे। इसको रख कर दे तब। क्या है कार्य? यहाँ पे क्या होता है, 70 से 80% जल और खनिज लवण का अवशोषण होगा। गोमेल संपूर्ण में क्या होगा, 70 से 80% जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। और ये हाइड्रोजन आयन का स्रवण करेगी और साथ में क्या करती है, हाइड्रोजन आयन का स्रवण करती है। हाइड्रोजन आयन का स्रवण करेगी, स्रवण, जिसके कारण क्या होता है, मूत्र अम्लीय होता है। जिसके कारण मूत्र कैसा होता है, अम्लीय होगा। और साथ में क्या करती है, पीएच का नियंत्रण करती है, मूत्र के पीएच का नियंत्रण। तो समीपस्थ संवलित नलिका क्या करेगी, साथ में 70 से 80% जल और खनिज का अवशोषण करेगी और हाइड्रोजन आयन का स्रवण करेगी। और जिसके कारण क्या होगा, जब हाइड्रोजन आयन का स्रवण होगा, हाइड्रोजन आयन कैसा होता है, H+ आयन अम्लीय होता है ना, और OH आयन कैसा रहता है, क्षारीय होता था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का जब स्रवण करेगी, मूत्र कैसा होगा, अम्लीय होगा और उसके पीएच का क्या करती है, नियमन या नियंत्रण करती है। तो आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। इतने स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलें। हो गया, अगला देखते हैं। अगला हमारा है हेनिले लूप। हेनिले लूप कैसा होता है, यू आकार की संरचना होता है, यू आकार की संरचना होती है। ठीक, यू आकार की संरचना होगी, जिसे क्या कहते हैं, हेनिले लूप कहते हैं। क्या करती है, 5% जल का अवशोषण करती है, 5% जल का अवशोषण करेगा और साथ में क्या करेगा, NaCl का भी अवशोषण करता है। इसमें क्या होगा, 5% जल लेगा और साथ में क्या लेगा, NaCl का अवशोषण करेगा। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। अगला है DCT। DCT को क्या कहते हैं, और दूरस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका, शॉर्ट में DCT भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ रहती है, संग्रहण नलिका के नजदीक में ये स्थित रहती है।